अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियाँ ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई टेंशन मत ले यार। अध्याय 9, छोटी मोटी खुशियां वशियां। मुझे वो लड़का हर सोमवार याद आता है जो अपना सब कुछ बेचकर कागज और कलम खरीदने की बात करता था। वो जब भी सोमवार को मिलता तो शनिवार की हजारों कहानियां चाय पर सुनाता। अक्सर ही कहता, देखना डीपी भाई, दुनिया मेरी कहानी पर मर मिटेगी। वो बस सब कुछ बेचकर निकलने ही वाला होता कि कोई जरूरी काम उसको रोक लेता। हफ्ते हफ्ते करके महीने बीतते, महीने करके साल। उसने अपना सब कुछ बेचा ही नहीं। अब चाय पीते हुए किसी नई उम्र के लड़के को जब वो सब कुछ बेचकर कागज कलम खरीदने की बात करते सुनता तो गर्म चाय से अपने अंदर एक घाव बना लेता है। पिछले महीने किसी इतवार की शाम ठीक 11:59 पर उसने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि सोमवार को सुनाने के लिए उसके पास कोई नई कहानी नहीं बची थी। नोट: उन दिनों लिखा था जब मैं नौकरी में हर सोमवार को पेपर डालने का सोचा करता था। मुझे लिखने में मज़ा तो आ रहा था, लेकिन अब बेचैनी इसलिए ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि मुझे लगता था कि बस यार, मैं पूरे हफ्ते लिखा पढ़ा करूँगा या कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें पढ़ने वाला काम हो। मेरी एमबीए की नौकरी के बाद जितना पैसा मिल रहा था वो लिखने पढ़ने वाली दुनिया में मिलना मुश्किल नहीं, असंभव था। पहली किताब आ चुकी तो शुरू में मज़ा तो बहुत आया। मैंने अपनी मार्केटिंग का सारा ज्ञान किताब की मार्केटिंग करने में लगाया। अपनी किताब का वीडियो प्रोमो बनाया। शुरू में कुछ समझ नहीं आता तो हम कुछ भी ट्राई करते हैं। मुझे लगता था कि अगर मैं अमिताभ बच्चन साहब को चिट्ठी लिखकर अपनी किताब 11 रुपए में खरीदने के लिए कहूँगा तो वो मुझे बुला लेंगे और किताब का प्रमोशन हो जाएगा। मैंने चिट्ठी भेजी जिसका कोई जवाब नहीं आया और अब लगता है कि बढ़िया हुआ नहीं आया। अगर जवाब आ जाता तो मैं कभी जान नहीं पाता कि किताब को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी के प्रमोशन की ज़रूरत नहीं, आपके लिखे शब्दों में अगर लोग अपने आप को ढूंढ पाए तो वही सबसे बड़ी मार्केटिंग है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हिंदी किताबों की तब साल भर में 500 कॉपी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। मेरी किताब प्री बुकिंग में लगभग 300 बिक गई थी। हिंदी के हिसाब से बड़ी बात थी। मैंने तब सोचा कि यार 300 से 500, 1000, 2000 किताब बिकेंगी तब थोड़े नौकरी छोड़ पाऊंगा। किताब आने की खुशी तो थी कि शायद ये पहला कदम है, कुछ हो ही जाए। किताब पहली ट्रॉफी जैसी थी जिसका कई सालों से इंतजार था। ऐसा लग रहा था जैसे सिर से एक बोझ उतर गया। वो लड़का जिसने 12th के बाद 2 साल कुछ नहीं किया, वो लड़का जिसकी इंजीनियरिंग के बाद नौकरी नहीं लगी, उस लड़के को कोई जवाब मिल गया। उस दौरान मैंने एक चिट्ठी लिखी थी उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे इनडायरेक्टली कहा था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, जिसने मुझे ये महसूस कराया था कि मैं इंसान नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा हूँ। डियर फलाने अंकल, ढिमकाना आंटी, जब मैं क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाला था तब आप दोनों घर आते और मेरे घर वालों से कहते, देखिए अगर बच्चे के 90% से कम आए तो समझिए लड़का पढ़ने में कमज़ोर है, कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, मेरे 90% से बहुत कम नंबर आए। मेरे घर वालों को इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन आप पूरे मोहल्ले में लोगों को बताने लगे, देखा, हमने पहले ही कहा था, लड़का कमज़ोर है, कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। मैंने 12th में और मेहनत की, बोर्ड दिया। आप दोनों फिर से आए और कहा कि 95 के नीचे तो कहीं एडमिशन ही नहीं मिलेगा। बोर्ड एग्ज़ाम हुआ तो मेरे 90% से बहुत कम नंबर आए। आपने फिर सबको मोहल्ले में बोला, देखा, हमने पहले ही कहा था, हाँ लड़का कमज़ोर है, कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। इसके बाद मैंने आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए 1 साल ड्रॉप लिया। आप दोनों घर आए और बोले, हमारे तो सारे रिश्तेदारों के बच्चे आईआईटी के पढ़े हुए हैं, सबका लाखों रुपए का पैकेज है, आईआईटी में नहीं पढ़े तो समझिए लड़का कमज़ोर है, कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। आईआईटी एग्ज़ाम हुआ, मैं मेजॉरिटी में रहा।
मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप आए और बोले, देखा, हमने पहले ही कहा था। आखिर मेरा एडमिशन फाइनली एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, जिसमें मुझे भेजकर मेरे घर वाले बहुत खुश थे। लेकिन आप लोगों की नानी हर बार मरती रही। मैं कॉलेज में कुछ लाइफ टाइम दोस्त पाकर बहुत खुश था। प्राइवेट कॉलेज से पढ़ने का अपना फ़ायदा है। जो भी वहाँ ज़्यादा पढ़ने का नाटक करता है उसको टॉन्ट मार सकते हैं। इतने ही पढ़ने वाले थे तो आईआईटी क्यों नहीं गए? यहाँ हमें परेशान करने क्यों आ गए? मेरी इंजीनियरिंग मस्त कटने लगी। शुरू का 1 साल तो चारों साल की बंदियाँ गिनते निकल गया। सेकेंड ईयर में 3-4 शॉर्टलिस्ट की हुई बंदियों से बात करने की कोशिश में चला गया। थर्ड तक आते आते समर ट्रेनिंग का प्रेशर आ गया। फाइनल ईयर में प्लेसमेंट का प्रेशर आ गया। मेरा कहीं भी शॉर्टलिस्ट हुआ नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में कंप्यूटर साइंस का भी इंजीनियर बनने के लिए फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर पास करना पड़ता है। तो जैसा कि आम इंजीनियर के साथ होता वैसा ही हुआ। मेरी बैक लग गई। कुल मिलाकर इंजीनियरिंग के 4 साल दोस्ती और भटकने के नाम रहे। कॉलेज खत्म करके मैं वापस घर आया तो आपने जानबूझकर पूछा, कहाँ जॉब लगा बेटा? मैंने कहा, कहीं नहीं। तो आपने कहा, देखा, हमने पहले ही कहा था। फालतू ही भेज रहे हो आप लोग इसे इंजीनियरिंग करने। प्लेसमेंट के लिए वॉक इन देना शुरू किया। 2-3 महीने कुछ नहीं हुआ। एक दिन लगा ये सब है ही नहीं अपने लिए। हम कुछ और करने के लिए पैदा हुए हैं। कुछ बड़ा करना है अपने को तो। वॉक इन देना बंद कर दिया और साइड बाय साइड एमबीए की तैयारी करने लगा। कॉलेज में थिएटर की स्क्रिप्ट लिखता था, थोड़ी बहुत कविताएं भी। 1-2 बार प्राइज भी मिला था। कुछ दिन बाद एक जान पहचान वाले भैया की एड एजेंसी में बिना पैसे में बहुत दिन तक एड्स लिखे। वो एड्स जो कभी भी मेरे नाम से रिलीज नहीं हुए, लेकिन लिखने में मन लगने लगा। लगा साला यही तो करना चाहता था शुरू से। बस साथ में एमबीए हो गया, लेकिन लिखने का चस्का लग चुका था। आप दोनों घर आते रहे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बच्चों के पैकेज बढ़ा चढ़ा के बताते रहे, पर मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। अब जब मेरी पहली किताब शर्तें लागू आई, किताब आने से घर के सभी लोग बहुत खुश हुए। वे सारे दोस्त खुश हुए जिन्होंने एक भी अच्छी चीज नहीं सिखाई सिवाय दोस्ती के। आप दोनों फलाने अंकल ढिमकाना आंटी घर आए। चाय पीते हुए सबसे घूम घूम कर कहा, देखा, हमने पहले ही कहा था लड़का जरूर कुछ अलग करेगा। आपके हिसाब से बिगड़ा हुआ लड़का, दिव्य प्रकाश दुबे। ये चिट्ठी मेरा गुस्सा भी थी और कन्फेशन भी। ये मेरा नारा भी थी और मेरे खुद के लिए जरूरी भी थी कि अब कभी भी कोई भी कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बचपन की चीज़ों का असर इतना ज़्यादा रहता है कि अभी जब मैं कहीं रिजेक्ट होता हूँ तो मुझे बचपन के वे सारे लोग सामने खड़े हुए दिखते हैं जो कहते थे कि लड़का कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। ऐसा ही एक किस्सा हरिवंश राय बच्चन साहब की किताब में था, जिसको मैंने अपने नितांत उदास और खाली दिनों में अंडरलाइन किया था। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है। मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। यदि वे मुझे 100 बरस भी जीने का आशीर्वाद देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया। किताब क्या भूलूं क्या याद करूं, लेखक हरिवंश राय बच्चन। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं कहीं से भी रिजेक्ट हुआ तो ये पंक्तियां मुझे याद आती रहीं। मुझे ये भी लगता रहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, पहले भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए शायद मैं यहाँ पर ये चिट्ठी दे भी रहा हूँ, क्योंकि अब शायद इतने साल बाद मैंने बहुत से लोगों को माफ़ कर दिया है। पर ये बताना ज़रूरी है कि जो भी आपको बुरा महसूस कराए, आप उसको भले माफ़ कर दें, पर फीलिंग को कभी ना भूलें। ये ज़िंदगी के पेट्रोल की तरह है जो काम आता रहेगा। अब हम इतना ही अच्छे हो जाएंगे तो भगवान हो जाएंगे, और इंसान का भगवान होना ठीक नहीं। इंसान इसलिए भी भगवान से ऊपर हो जाता है क्योंकि वो जितना नीचे गिर सकता है उतना ही ऊपर उठ सकता है।
हम इंसान रहें, गलतियाँ करें, सीखें, फिर गिरें, फिर उठें, वही ठीक है। ईश्वर होना इंसान होने के रास्ते में पड़ने वाली अनंत संभावनाओं का अपमान करने जैसा है। डियर, ये बोलना तो बड़ा ही क्लैशी हो जाएगा कि तुम खुश रहो। हाँ, खुशियाँ तुम्हारे पास ठहरी रहें जैसे उदासी रहती है। कहना तो ये भी ज़्यादा ही हो जाएगा कि तुम्हारे साथ कहीं छुट्टी पर जाने का मन है। हाँ, तुम्हें छुट्टियों जैसे लोग मिलते रहें। एक प्लान से दूसरे प्लान, बकेट लिस्ट के एक टिक से दूसरे टिक के बीच ही भाग दौड़ में लोग बीत जाते हैं। तुम्हें बकेट लिस्ट के आखिर में बची खाली जगह जैसा सुकून मिले। तुम्हें वो खिड़की मिले जिसमें पैर रखकर सामने पहाड़ दिखते हैं। पैर में लगती ठंडी हवा मिले और हमेशा एक कंधा तुम्हारे साथ रहे, जैसे एक बिना पढ़ी किताब रहती है। लव, लक एंड लाइट, DP यानी दिव्य प्रकाश।